जय हिंद दोस्तों। हम आपके बीच विकास कुमार, इंडियन ग्लोबल स्ट्रेटजी में आप सभी को स्वागत है। मैं आपके बीच बायोलॉजी का सेशन आज का छठा क्लास अ, कराने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो उसी के हिसाब से एसएससी हो या कोई रेलवे जो है, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, इस सब के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो आप सब देखना ना भूलें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि अच्छा लगता है तो हमारे सेशन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा। चलिए हम बिना समय गवाए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिएगा, हम जो है कुछ अगले सेशन में कर चुके थे 247 क्वेश्चन, ठीक है। आज हम करेंगे 248 क्वेश्चन से स्टार्ट। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विशेषताएं और आदतें जो है, विशेषता और आदतें जो क्या बोल रहा है, विशेषता और ये आदतें बोल रहा है कि विशेषता और आदतें जो जानवरों को अपने परिवेश में अनुकूलन होने में मदद करती है, उसे उस प्रक्रिया को मतलब कि उस प्रक्रिया का परिणाम क्या होता है, तो इवोल्यूशन कहलाता है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि विशेषता और आदत जानवरों को अपने परिवेश के अनुकूलन होने में मदद करती है, उसे इवोल्यूशन प्रक्रिया का परिणाम होता है। डोडो एक पक्षी है, डोडो एक प्रकार का पक्षी है जो क्या है, विलुप्त है। क्या रेड डाटा बुक में शामिल हो गया डोडो पक्षी, जो विलुप्त अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना, डोडो पक्षी को, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, गर्म रखने के लिए गर्म रखने के लिए जो है ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे क्या पाया जाता है, तो बसा के कारण ही वो जो है ध्रुवीय भालू जो है बहुत ही ठंडे जगहों पे अपना शरीर को, उस ठंडे जगह से भी अपने शरीर को बचाकर अपने जीवनचर्या को चलाता है, ठीक है ना। किसके कारण, तो बसा के कारण, उसके उसके जो भालू के त्वचा के नीचे जो होता है बहुत बसा होता है, जिसके कारण वो इतना ठंडा भी झेल लेता है, ठीक है। इनमें से कौन सा जानवर जो है अधिक गर्मी सहन कर सकता है, अधिक गर्मी को सहन करने वाला जीव का नाम क्या है, तो बकरी जो है। ध्यान दीजिएगा, बकरी बहुत ज़्यादा गर्मी सहन करती है। ध्यान दीजिएगा, क्या बकरी जो है बहुत ज़्यादा गर्मी को सहन करती है, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। मेढक, छिपकली, पक्षी, मेढक हो गया, छिपकली हो गया, पक्षी हो गया, मानव के अंग हो गया, खालिस्तान के उदाहरण है। तो सजातीय, ये सब का क्या है, एक प्रकार का सजातीय है ना, एक ही जाति मतलब कि सजातीय उसी के जैसा है। मेढक, छिपकली, पक्षी, मानव के अंग, ये सब सजातीय है, ठीक है। इनमें किसके पास खुला परिचरण तंत्र होता है, खुला परिचरण तिलचट्टा में भी होता है, मानव में नहीं होता है, झींगा में होता है, ठीक है। दोनों में होता है, तिलचट्टा और झींगा दोनों में होता है। हम इसके बारे में पीछे भी क्लास में हम बता दिए थे कि मानव के लिए एक सेपरेट अंग होता है जिसे नाड़ी या नब्ज के नाम से जानते हैं। उसी के द्वारा हमारे रक्त का पूरे शरीर में परिचरण होता है, ठीक है। और तिलचट्टा में जो खुला परिचरण तंत्र होता है, झींगा में भी खुला परिचरण तंत्र होता है। कोई दिक्कत, तो आगे चलते हैं, आगे की सेशन। अंत प्रजनन को रोकने वाली क्रिया विधि को क्या कहा जाता है, तो आइसोलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है जी, आइसोलेशन, ठीक है ना। अंत प्रजनन को रोकने वाली क्रिया विधि को क्या कहते हैं, आइसोलेशन कहलाता है। किसने सुझाव दिया कि जीवन का जो विकास हुआ है साधारण अकार्बनिक अणु से हुआ है, साधारण अकार्बनिक अणु से हुआ था, तो जेवीएस हाल्डेन ने बताया कि किसने मतलब कि किसी भी जीव का जो विकास का साधारण अकार्बनिक अणु से हुआ है, तो किसने बोले थे, तो जेवीएस हाल्डेन। कोई दिक्कत है, चलिए आगे की क्लास हम आगे सेशन करते हैं। जेवीएस हाल्डेन खालिस्तान से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की थ्योरी दिए थे कि किस तरीका से हम जीवन जो है पृथ्वी पर संभव हो पाया है, ठीक है। पहले मुर्गी आया कि अंडा आया, इस सब के बारे में, ठीक है ना। तो बहुत सारे
बहुत सारे थ्योरी के आधार पर अलग अलग मतलब कि इसका परिभाषण दिया जाता है कि जीव की उत्पत्ति पृथ्वी पर कैसे कैसे हुआ। साइंस के आधार पर अलग हो जाएगा, ठीक है ना, ग्रामीण क्षेत्रों के आधार पर अलग हो जाएगा, ठीक है, उसी तरीका से दिया गया है। तो लेकिन JVS हाल्डेन ने बताया कि अकार्बनिक अणु से हुआ, ठीक है ना, पृथ्वी पर जीवों का उत्पत्ति अकार्बनिक ऊपर ही बताया गया था, है ना। तो इसका परिभाषा देने वाले कौन थे? JVS हाल्डेन। तो जो कुछ बताए थे, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की थ्योरी दिए थे, ठीक है। विलुप्त जानवर कौन सा है? तो पेशे नजर पीजन, ये सब क्या है? विलुप्त प्रजाति है, ठीक है ना। अभी तुरंत बताए थे ऊपर में, ये सब रेड डेटा बुक में डोडो पक्षी हो गया, ये सब कुछ है विलुप्त होने वाला जानवर है, जीव है, ठीक है। हाथी के दांत के रूप में कौन सा भाग रूपांतरित हो जाता था? दूसरा कृंतक जो होता है, हाथी के दांत के रूप में कौन सा भाग रूपांतरित हो जाता है? तो दूसरा कृंतक जो है बाहर की ओर निकल जाता है, जो वो देखावटी रहता है, उसका कोई काम नहीं होता है, लेकिन बहुत ही महंगा बिकता है, जिसके कारण कभी सॉरी, जो हमारे कभी कभी जो है हाथियों को मार करके उसके लोभ में, उसके दांत के लोभ में उसको मार दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए आप सभी को। तो इसीलिए बोल रहा है कि हाथी के दांत के रूप में कौन सा भाग जो रूपांतरित हो जाता है? तो दूसरा कृंतक। कशेरुकी अमाशय का मूल कार्य क्या है? तो भंडारण करना। क्या करना? भंडारण। अमाशय का काम क्या है? तो भंडारण करना। समझ में आ रहा कि नहीं? अमाशय, ठीक है। पेंगुइन के शरीर, पेंगुइन एक प्रकार का क्या है? पक्षी है पेंगुइन। उसका शरीर खालिस्तान होता है तो धारा रेखीय होता है। कैसा होता है? धारा रेखीय होता है। जो उनके पैर में जाले होते हैं और उन्हें अच्छे तैराक बनाते हैं, ठीक है। उसके पैर में जाले रहने के कारण अच्छी तरीका से वो तैर सकती है ना, तैर सकती है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पानी में आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है तैर कर, ठीक है ना। उसके पैर में क्या होता है? जाली लगा होता है, ठीक है। चलिएगा, मादा बाघ और नर शेर। मादा बाघ रहेगा और नर शेर की संतान, तो कौन उसका संतान जो उत्पन्न होगा लाइगर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लाइगर। मादा बाघ नर शेर, तो उसका लाइगर कहलाएगा उसका संतान, ठीक है। और मादा यदि शेर रहेगा और नर बाघ रहेगा तो बच्चे कहलाएगा टाइगोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टाइगोन। कोई दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं? मादा बाघ नर शेर तो लाइगर, मादा शेर नर बाघ तो टाइगर, ठीक है। मनुष्य के 2 कान होते हैं, ठीक है। मनुष्य के कितने कान होते हैं? 2 कान, क्योंकि 2 कान खालिस्तान करने में मदद कर सकते हैं। तो कानों में विपरीत दिशाओं से आने वाले 2 प्रकार की ध्वनियों में अंतर करने में मदद कर सकते हैं, ठीक है। दोनों 2 जो कान होता है तो अलग अलग प्रकार के ध्वनि जो होता है वो आने वाले ध्वनि को क्या कर सकता है? अंतर बता सकता है, ठीक है। हवा में जीवन जीने के लिए अनुकूलित जानवरों को क्या कहा जाता है? तो बोलेंट कहलाएगा। क्या दिक्कत क्या है? तो इसको क्या बोला जाता है? तो बोलेंट बोला जाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्या बोला? हवा में जीवन जीने के लिए अनुकूलित जानवरों को क्या कहा जाता है? तो बोलेंट कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे की क्लास। पानी में तैरने वाले पक्षी के पास झिल्लीदार पैर होते हैं, जिसके कारण अच्छी तरीका से अपना पानी को अच्छी तरीका से क्या कर सकता है? मतलब विस्थापित कर सकता है, जिसके कारण वो आगे की ओर बढ़ सकता है, ठीक है। तो पानी में तैरने वाले पक्षियों के पास क्या होता है? तो झिल्लीदार पैर होते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइट्स कैसे प्रजनन करते हैं? टेरिडोफाइट जो है कैसे प्रजनन करते हैं उसके बारे में समझिएगा। क्या बोल रहा है? टेरिडोफाइट्स किसके कैसे प्रजनन करते हैं? प्रजनन करते हैं तो बीजाणुओं की सहायता से। किसके सहायता से करता है? तो बीजाणुओं की सहायता से करता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा कि नहीं? बीजाणु की सहायता से प्रजनन करता है, ठीक है। अब हम जो है दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है जीव विज्ञान का, कोशिका और आणविक जीव विज्ञान, ठीक है। मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में समान रूप से गुणसूत्र कितने जोड़े में होते हैं? तो कितना जोड़े में? तो 23 जोड़ा में होता है। कितने जोड़े में होता है? 23 जोड़ा में, ठीक है। कोई दिक्कत? ये जो है आर मतलब रेलवे में 8 बार पूछा गया है, ठीक है। मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में समान रूप से गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाता है? तो बोलेगा तो 23 जोड़े, तब वैसे बोलेगा तो 46 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? चलिएगा आगे।
चलिए, बच्चे बच्चे के लड़की होने की वंशागत में मिले गुणसूत्र को सही जोड़ा कौन कर सकता है? पिता से एक्स और माता से एक्स मिलेगा तो ऐसे संतान क्या होगा? तो लड़की पैदा होगा। ठीक है। कौन सा गुणसूत्र संयोजन मनुष्य में पुरुषत्व के उत्तरदायी होता है? एक्स वाई, है ना। पुरुषत्व मतलब पुरुष के लिए एक्स वाई, और स्त्री के लिए तो एक्स एक्स। किसमें ऑन गुणसूत्र की एक पूर्ण जोड़ी पाई जाती है? तो केवल महिला में पाया जाता है। ठीक है ना। क्या पाया जाता है? ऑन गुणसूत्रों की एक पूर्ण जोड़ी, मतलब महिला में क्या एक्स और एक्स पाया जाता है, तो एक पूर्ण जोड़ी पाया जाता है। लेकिन सॉरी, नर में क्या होता है? तो एक्स और बाई होता है। क्या होता है? एक्स और बाई, जिसके कारण ये पूर्ण जोड़ी नहीं कहलाता, अलग अलग हो जाता है। ठीक है ना। तब पूर्ण जोड़ी एक महिलाओं में पाया जाता है केवल। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिएगा, क्वेश्चन हम आगे क्लियर करते हैं। किसके पास लैंगिक गुणसूत्र के परिपूर्ण जोड़े नहीं है? तो केवल पुरुष में। केवल पुरुष में। अभी तुरंत बताएं किसमें परिपूर्ण जोड़े नहीं है, क्योंकि एगो एक्स है तो एगो बाई है। ठीक है। टर्नर सिंड्रोम जो है गुणसूत्र पदनाम क्या है? तो 44A और XO, ये जो है एक प्रकार का टर्नर सिंड्रोम गुणसूत्र पदनाम है। ठीक है। बच्चे का लिंग का निर्धारण ये तो जान में करते हैं, पिता के गुणसूत्र, है ना। कोई दिक्कत है? तो हम जानते हैं क्या जी, पिता के आधार पर ही उसका लिंग का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। जीन वंशानुगत इकाई किसमें स्थित होता है? तो गुणसूत्र में होता है। ठीक है ना। गुणसूत्र में होता है। जीन वंशानुगत इकाई किसमें होता है? तो गुणसूत्र में पाया जाता है। गुणसूत्रों में क्या पाए जाते हैं? तो डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है। गुणसूत्र में क्या क्या चीज पाया जाता है? तो डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है। गुणसूत्र की आकृति विज्ञान का सबसे अच्छा अध्ययन किस अवस्था में किया किया जा सकता है? तो मेटाफेज अवस्था में। कौन सी अवस्था में? तो मेटाफेज अवस्था में किया जा सकता है। कोई दिक्कत है? चलिएगा, क्या बोल रहा है कि एक गुणसूत्र विकार डाउन सिंड्रोम जो होता है एक गुणसूत्र विकार होता है एक प्रकार का। ठीक है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? एक प्रकार का विकार मतलब समझ रहे हैं, बीमारी। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? तो बीमारी होता है। ठीक है ना। कोई दिक्कत? ये जो है दो प्रकार के हमारे गुणसूत्र पाए जाते हैं। कौन कौन? एगो सेक्स क्रोमोसोम और एगो सेक्स क्रोमोसोम, एगो क्या चीज क्या बोलते हैं उसको? एक ठोक होता है कि सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है। उसमें जो है सेक्स क्रोमोसोम में ये जो रोग पाया जाता है सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा पाया जाता है। ठीक है ना। तो गुणसूत्र विकार मैंने रोग एक प्रकार, डाउन सिंड्रोम एक प्रकार क्या है? रोग है। पटाउबिम ये सब कर क्या है? ये एक प्रकार का रोग है। ठीक है। किसमें? गुणसूत्र में विकार उत्पन्न होने के कारण। ठीक है। पॉलीप्लोइड प्लोइडी गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है ना। प्लोइडी जो है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण ही होता है ये सब बीमारी। आत्मघाती बैग, पाचन बैग या कोशिका के एटम बम लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, क्योंकि जहाँ पे जो है लाइसोसोम क्या करता है कि जहाँ पे ये फटता है वहाँ पे पूरे कोशिकाओं को क्या कर देता है? तहस नहस कर देता है, और इसीलिए वहाँ पे पूरे कोशिका को मार देता है, जिसके कारण आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है, पाचन बैग भी बोला जाता है, कोशिका के एटम बम भी बोला जाता है। तो लाइसोसोम को। ठीक है ना। क्या बोला? कोशिका का शक्तिगृह बोला तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्तिगृह किसे बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? कार्ल बेंडा के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का शब्द जो है लिखा जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया जो बोलते हैं हम सब, किनके द्वारा लिखा गया? तो कार्ल बेंडा के द्वारा। ठीक है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन बोलता है एंजाइम खालिस्तान होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। तो प्रोटीन एक प्रकार का क्या है? एंजाइम होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के भीतर, है ना, बाहरी क्रियाकलापों को नहीं, बाहरी क्रियाकलापों को जो है
नहीं करता है, ये भीतरी क्रियाकलापों को क्या करता है, उत्प्रेरक के कार्य करने में मदद करता है। तो प्रोटीन। मानव आँख किस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है, तो रेटिना, ये सब तो जानवे करते होंगे। रेटिना आँख का वह हिस्सा जो तंत्रिका संकेत में किसी वस्तु की छवि के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है, जिसे रेटिना बोलते हैं, ठीक है ना। वहीं पे सॉरी, रेटिना में ही तंत्रिका संकेत जो है जुड़ा होता है, जिसके कारण एक वेव के रूप में हमारे माइंड तक जाता है। उसका छवि जो है एक वेव के रूप में हमारे माइंड तक जाता है, और माइंड डिसाइड करता है कि क्या है, कौन है ना, ठीक है। तो हम देख पाते हैं। यदि आँख तो रहेगा लेकिन दिमाग काम नहीं करेगा तो किसी को हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिएगा। मानव आँख का कौन सा भाग प्रकाश को विद्युत आवेग में बदलने के लिए जिम्मेदार है। विद्युत आवेग समझ में आ रहा है ना, अभी तुरंत बताए। एक प्रकार का वेव के रूप में भेजता है, जिसे विद्युत आवेग के नाम से जानते हैं। रेटिना ही भेजता है, ठीक है ना, रेटिना ही भेजता है। कोई दिक्कत, चलिए आगे के क्वेश्चन हम। प्रकाश किरणें आँख के सामने बाहरी पारदर्शी संरचना के माध्यम से आँख में प्रवेश करती है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया के द्वारा ही हमारे आँख में प्रकाश की किरणें जो है आँख के सामने बाहरी पारदर्शी जो संरचना के माध्यम से आँख में जो प्रवेश करती है प्रकाश की किरणें, जिसे किसके नाम से जानते हैं, कॉर्निया। और एक बात और रखिएगा ध्यान, कॉर्निया को ही नेत्रदान दिया जाता है, ठीक है ना। आँख का कौन सा भाग नेत्रदान में दिया जाता है, तो कॉर्निया को, ठीक है। समझ में आ गया ना। कॉर्निया पूरा आँख को ही कबाड़ करके दूसरा के आँखों में साट नहीं दिया जाता है, सिर्फ कॉर्निया को। एक प्रकार का क्या होता है, झिल्ली होता है, उसको उखाड़ करके किसी दूसरे आँखों में साट दिया जाता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो प्यूपिली के द्वारा, जिसे हम पुतली की भी कहते हैं। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा, कितना प्रकाश की मात्रा जाना चाहिए, तो उसको मतलब कि क्या हम कह सकते हैं, उसको नियंत्रण कर सकते हैं कि कितना जाना चाहिए, तो पीपली माने पुतली के द्वारा, ठीक है ना। रेडियोप्सिन, जिसे दृश्य वैगनी भी कहा जाता है। रेडियोप्सिन जिसे दृश्य वैगनी भी कहा जाता है, मतलब इसको हम देख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है, तो आँखों में स्थित होता है, ठीक है ना। रेडियोप्सिन जिसे दृश्य वैगनी भी कहा जाता है, मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है, आँख में। एक नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा होता है, सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा। ये जो है बुढ़ापा में बहुत ही कम होता है, जिसके कारण दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष भी पैदा हो सकता है, सिलियरी मांसपेशिया काम नहीं करने के कारण, ठीक है ना। क्योंकि यही फोकस दूरी को क्या करता है, नियंत्रण करता है। कोई दिक्कत, तो सिलियरी मांसपेशिया काम करना बंद कर देता है, तो बुढ़ारी में क्या उधर लेता है, मतलब कि बुढ़ारी में नहीं, मतलब कि कभी भी जो है ये बीमारी हो सकता है किसी को भी, सिलियरी मांसपेशिया कम होने के कारण, क्योंकि फोकस दूरी को ही परिवर्तन नहीं कर पाता, जिसके कारण दूरी का वस्तु कभी नहीं दिखाई देता, तो भीड़ का वस्तु नहीं दिखाई देता, ठीक है ना। तो सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा क्या किया जाता है, नेत्र लेंस को फोकस दूरी में परिवर्तन करने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन। डीएनए की हाइड्रोफिलिक प्रकृति की उपस्थिति के कारण होता है, तो कई हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही डीएनए की हाइड्रोफिलिक प्रकृति की उपस्थिति किसके कारण होता है, तो कई हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही होता है, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। बच्चे में प्रत्येक लक्षण डीएनए से प्रभावित हो सकता है, तो पैतृक और मातृ मतलब माता और पिता दोनों का, है ना, लक्षण जो है उसमें जा सकता है, डीएनए से प्रभावित हो सकता है। तो डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल होता है, डीऑक्सीराइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को क्या कहा जाता है, तो व्यक्तिक कहा जाता है ना, एक्सॉन जिसे कहते हैं। प्रकृति के दौरान डीएनए हेलिक्स के खुलने को प्रेरित करने वाला एंजाइम हेलिकेस कहलाता है। क्या कहलाता है, हेलिकेस कहलाता है। कोई दिक्कत है, प्रकृति के दौरान डीएनए हेलिक्स के खुलने को प्रेरित करने वाला एंजाइम जो होता है हेलिकेस कहलाता है। कोई दिक्कत है, चलिए। एचआईवी द्वारा, एचआईवी जो एक प्रकार का वायरस है, उत्पादित कौन सा एंजाइम मेजबान कोशिका के डीएनए में एचआईवी डीएनए के एकीकरण की अनुमति देता है, तो एंटीग्रेस जो है एक एचआईवी जो वायरस है उसको उत्पादित करने के लिए एंजाइम मेजबान कोशिका के डीएनए में एचआईवी डीएनए
के एकीकरण की अनुमति कौन देता है? तो एंटीग्रेस देता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है जी? समझिएगा, एंटीग्रेस देता है। चलिएगा, डीएनए को पहली बार 1869 में, है ना, 1869 में फ्रेडरिक मिशेर के द्वारा अद्वितीय माइक्रो अणु के रूप में पृथक विश्लेषण और मान्यता दी गई थी। डीएनए परीक्षण वाटसन और क्रिक द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है ना, डीएनए का जो परीक्षण किया गया था क्रिक और वाटसन के द्वारा किया गया था। आनुवांशिक जानकारी का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो डीएनए के द्वारा होता है। आनुवांशिक जानकारी का पीढ़ी दर पीढ़ी जो मतलब किसका पीढ़ी है उसका जांच करने के लिए डीएनए का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत? चलिएगा, प्रतिलेखन का अर्थ खालिस्तान का संश्लेषण है, तो डीएनए प्रतिलेखन जो है किसके संश्लेषण का अर्थ है? तो डीएनए का संश्लेषण का अर्थ है। ठीक है ना, आनुवांशिक जानकारी का मास्टर कॉपी डीएनए है। ठीक है ना, आनुवांशिक जानकारी के लिए मास्टर कॉपी जो है एक प्रकार का डीएनए चेक कर करके हम बता सकते हैं आप कि कौन सा मतलब कि किसके वंशज है। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिएगा चलिए, प्रजनन में अंतर्निहित प्रजनन में अंतर्निहित भिन्नता यौन प्रजनन और किन त्रुटि के कारण होती है? तो डीएनए कॉपी के कारण होता है। प्रजनन में अंतर्निहित भिन्नता जो पाया जाता है यौन प्रजनन किन त्रुटि के कारण होता है? तो डीएनए कॉपी के कारण। जीनों का एक समूह जिसकी गतिविधि एक डीएनए साइट द्वारा समन्वित होती है क्या कहलाती है? तो ओपेरोन कहलाता है। जीन का जो एक समूह होता है जिसकी गतिविधि एक डीएनए साइट द्वारा समन्वित किया होता है क्या कहलाता है? जिसे ओपेरोन कहलाता है। सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रवाह की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रतिलेखन प्रक्रिया कहलाती है। कोई दिक्कत? सामान्य कोशिकाओं में जो डीएनए से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रवाह की प्रक्रिया को जो प्रवाह किया जाता है डीएनए से आरएनए में, तो क्या कहलाती है? तो प्रतिलेखन कहलाता है। कोई दिक्कत है? चलिएगा, केंद्रक के बाहर खालिस्तान डीएनए पाया जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। कोई दिक्कत? केंद्रक के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। तो आज की सेशन समाप्त हुआ। इसी के साथ हम आगे की वीडियो हम बनाएंगे अगले क्लास में। तो हमारे वीडियो यदि अच्छा लगे आप सबको तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।